अच्छा फिर बताओ तो कल कल क्या करा फिर? ठीक है। कुछ तो करा है कल। चलो ठीक है यार, कर लो जब भी हो तो बता देती। हम लोग कैसे क्या छुपाने की बात है। हम्म, हम्म, सुनिए सुनिए।
Good evening, everyone. Am I audible to everyone? क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। तो एक क्वेश्चन आता है आपका, डिफाइन एग्रीकल्चर इनकम under the Income Tax Act, elaborate its meaning in the light of the Supreme Court judgment in CIT versus Raja Binoy Kumar Sahas Roy। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, 13 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। और केस का जो नाम दिया है CIT वर्सेस राजा बिनोय कुमार सहाय, उसके हिसाब से हमें ये बताना है।
तो एग्रीकल्चर इनकम आप सबको पता ही है। ठीक है, उसको अच्छे से लिखने का तरीका देख लो किस हिसाब से लिखना है। एग्रीकल्चर इनकम occupies a special constitutional statutory provisions in India. Under entry 82 of list 1 union list, parliament can tax income other than agriculture income। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। Therefore, defining agriculture income becomes crucial to determine taxability. एग्रीकल्चर इनकम के अंदर अंदर क्या कुछ आता है, अब इस चीज को देखो आप। इट इंक्लूड्स रेंट और रिवेन्यू फ्रॉम लैंड। लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। एग्जाम्पल, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ फार्मर कल्टिवेटिंग लैंड, वो भी क्या है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। Income from agricultural operations, income derived from land by cultivation, performance of basic operations like tilling, sowing, planting. Example, income from growing wheat, rice, sugarcane. Third, processing of agricultural produce. Income from processing agricultural produce only to the extent necessary to make it marketable. Example, drying, cleaning or polishing rice. But if processing changes the essential character, तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं आएगा। Farm building income, income from buildings located on agricultural land used for agricultural purposes like storage। हेलो, गलती से हो गया था क्या माइक अनम्यूट? इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल पर्पसेस लाइक स्टोरेज, ड्वेलिंग ऑफ फार्मर, ये सब भी क्या है, हमारा एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आता है। ये सब क्या है, एग्जैम्प्ट है। So, key elements of agricultural income to qualify: land must be used for agriculture, basic agricultural operations must be performed, income must be directly derived from land। अब आपसे, आपने अपना एग्रीकल्चर इनकम तो समझा दिया। अब आपसे उन्होंने पूछा है कि सीआईटी वर्सेस राजा बिनोय कुमार साहस रॉय के केस को और बताएं आप। तो फैक्ट्स क्या है, एसएससी अर्नड इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट ट्रीज, ठीक है, सेल एंड अदर ट्रीज वगैरह थे उसके। तो क्वेश्चन निकल के आता है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएंगे कि जो उसने ट्रीज को सेल आउट करके इनकम अर्न करी है, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे? आप बताओ, आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? हैं? नहीं सर, नहीं आएंगे। क्या? नहीं आएंगे क्यों? सर, फॉरेस्ट्रीज है ना वो। और कोई?
हम्म। सर नहीं आएंगे बिकॉज उसमें सर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था सर, ऑटोमेटिकली ग्रो हो रहे थे सर। और कोई? ये किसने आंसर दिया था, सेकंड वाला आंसर? हम्म। हेमंत जी ने दिया था क्या, प्रवीण जी ने? प्रवीण प्रवीण। ठीक है। प्रवीण जी की शार्पनेस तो बहुत है ना प्रवीण जी? हाँ सर। ये वाली लाइन पढ़ी थी ना आपने, वेदर इनकम फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली ग्रोन फॉरेस्ट ट्रीज इज एग्रीकल्चर इनकम। क्या नहीं सर, बेचारा चल रहा था एक्चुअली, पढ़ रहे ट्रेन पकड़ने के लिए। चल चल जोर जोर ट्रेन पकड़ने के लिए। थे। ठीक है ठीक। चलो देखते हैं अब आएंगे क्या नहीं। तो इशू क्या था कोर्ट के सामने? वेदर इनकम फ्रॉम स्पॉन्टेनियसली ग्रोन फॉरेस्ट ट्रीज इज एग्रीकल्चर इनकम और नॉट। द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द मोस्ट ऑथोरिटेटिव टेस्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आने के लिए उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस जो कि प्राइमरी होते हैं, टीलिंग, सोइंग, प्लांटिंग, जिसके अंदर आपका इट मस्ट इन्वॉल्व ह्यूमन एफर्ट ऑन लैंड। सेकंड होता है सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, जिनको हम सेकेंडरी ऑपरेशंस कहते हैं, जिसके अंदर हमारा वीडिंग, वाटरिंग, हार्वेस्टिंग वगैरह। तो उसके अंदर आने के लिए दोनों चीजें होना जरूरी हैं, कि मतलब बेसिक ऑपरेशन जिस चीज में नहीं है और सिर्फ वीडिंग, वाटरिंग, हार्वेस्टिंग और है, तो वो फिर एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। बोथ मस्ट एग्जिस्ट, mere subsequent operations are not enough. Income from spontaneous forest growth, not agriculture income, because very good प्रवीण जी, सही आंसर था आपका, because there is no human effort, no basic agricultural operations. तो five principles derived from the case: agriculture is equal to human effort plus land, natural growth alone is insufficient, basic operations are mandatory, without tilling or sowing no agriculture, connection with land, income must have direct nexus with land, mixed operations, if both agricultural plus non-agricultural, apportionment required. तो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, ये बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस होते हैं, तो वो यस है। सेलिंग फॉरेस्ट ट्रीज है, नेचुरल ग्रोथ है, तो ये नो, एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगी। टी कल्टीवेशन प्लस मैन्युफैक्चरिंग, ये हमारा पार्टली कंपोजिट इनकम आएगा। डेयरी फार्मिंग नो, पोल्ट्री फार्मिंग नो, नर्सरी प्लांट्स विद एफर्ट यस, रिकॉग्नाइज्ड एज एग्रीकल्चर। तो कुछ कंपोजिट एग्रीकल्चरल इनकम भी होती हैं। सम एक्टिविटीज इन्वॉल्व बोथ एग्रीकल्चरल प्लस बिजनेस एलिमेंट्स। एग्जाम्पल्स टी, कॉफी, रबड़। तो इसके अंदर आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी हो रही है और बिजनेस एलिमेंट भी आपको इसके अंदर दिख रहा है।
तो टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, पार्टली एग्रीकल्चरल माना जाएगा इनको, पार्टली बिजनेस माना जाएगा। तो जो एग्रीकल्चरल माना गया है वो एग्जेम्प्ट होगा, जो बिजनेस माना गया है वो टैक्सेबल होगा। The ruling in Raja Binoy Kumar is the leading authority on agricultural income। याद रखना इस केस को, ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, ठीक है। It clarifies the scope of agriculture, requirement of human effort। तो इस केस को फ्रीक्वेंटली साइट किया जाता है टैक्स लिटिगेशंस के अंदर। So agriculture income under the Income Tax Act is narrowly interpreted to prevent misuse of tax exemption। एग्रीकल्चर इनकम को वहां पर नैरोली इंटरप्रेट किया है ताकि ऐसा ना हो कि हर कोई एग्रीकल्चर के अंदर ही अपनी इनकम दिखा दे और एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले जाए। So the Supreme Court in Raja Binoy Kumar Sahas Roy established that agriculture involves not merely the existence of land but active human participation through basic and subsequent operations। Thus, only income satisfying use of land, human effort, agricultural operations will qualify for exemption। समझ गए कि क्वेश्चन यदि आपका आ जाता है ये 13 मार्क्स के अंदर तो इस प्रकार से आपको उसके अंदर पूरा लिख के आना है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो इस क्वेश्चन के अंदर। सर हाँ, इसमें अगर लैंड फॉरेस्ट लैंड बताया ना, मतलब खुद की लैंड नहीं रहेगी तो भी वो एग्रीकल्चर इनकम में ही आएगा क्या? नहीं नहीं, यदि आपने उसकी कोई भी मतलब फर्स्ट स्टेप नहीं किया है और सिर्फ दूसरा स्टेप किया है, काटा और बेचा, तो एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा, चाहे खुद की लैंड पे है चाहे कहीं भी है। ओके। ठीक है। हाँ जी वैशाली जी। सर, हाँ सर, मैं बोलती हूँ सर। वो लैंड, लेबर एंड लिंक, वो एग्रीकल्चर इनकम दिखाया है, तो उसमें लिंक का क्या है? क्या? आपने अभी स्लाइड थोड़ा ये कीजिए ना सर, ऊपर ले लीजिए ना। वो वहां पे आपने, हाँ बस बस सर, लैंड लेबर लिंक ऐसे लिखा है, वो इसका एग्रीकल्चर मतलब ये इनकम है है तो इन लिंक। दोनों के अंदर लिंक होना चाहिए। ओके यदि लैंड और लेबर के अंदर लिंक नहीं है तो आपका वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं बनेगा। ओके सर, ओके ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कोई कंपनी है एपिक्यो कंपनी लिमिटेड, उसने इंकर किया एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹10 lakhs ऑन द लिटिगेशन टू प्रोटेक्ट इट्स बिजनेस। तो अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी विवाद के अंदर उसने 10 लाख रुपए एक्सपेंडिचर किया। Examine with the help of a decided case law whether the above expenditure is revenue or capital in nature। तो जो ऊपर वाले 10 लाख रुपए उसने एक्सपेंडिचर किया वो एज एन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा नेचर के अंदर। तो इसी को समझते हैं
Under the Income Tax Act 1961, revenue expenditure is allowed as deduction. Section 37(1), capital expenditure not deductible. Therefore, classification is crucial. The present question concerns whether rupees 10 lakh spent by Company Limited on litigation to protect its business is capital or revenue expenditure. अब देखते हैं इसको. General principles for distinction. Courts have evolved certain tests. Enduring benefit test. If expense gives long term advantages, तो ऐसे एक्सपेंसेस आप कर रहे हो जो कि लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस दें आपको, तो वो आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर. इफ इट फैसिलिटेट्स डे टू डे बिजनेस, तो वो आते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. सेकंड हमें देखना है नेचर ऑफ राइट प्रोटेक्टेड. इफ लिटिगेशन इज टू एक्वायर और क्रिएट अ न्यू एसेट या राइट, तो कैपिटल होगा. इफ इट इज टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस, तो रिवेन्यू होगा. थर्ड, फिक्स्ड प्लस वर्सेस सर्कुलेटिंग कैपिटल. रिलेटेड टू फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. रिलेटेड टू ट्रेडिंग ऑपरेशंस, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा. अब देखो इसके ऊपर हमारा इंपॉर्टेंट केस लो, CIT वर्सेस डालमिया जैन एंड कंपनी लिमिटेड. लिटिगेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड टू प्रोटेक्ट बिजनेस. ठीक है, लिटिगेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड टू प्रोटेक्ट बिजनेस, तो उस केस के अंदर इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाया, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए यदि एग्जिस्टिंग बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लिटिगेशन एक्सपेंसेस किए गए हैं, तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे. बिकॉज there is no new asset created, only protection of existing business. Assam Bengal Cement Company Limited versus CIT let down test. Enduring benefit है, long term मतलब, तो capital. running business है तो revenue. Empire Jute Company Limited versus CIT, even if benefit is enduring, it can still be revenue if it facilitates business operations. CIT versus Bombay Dyeing and Manufacturing Company, legal expenses to defend business, तो वो revenue nature का होगा. Application to present case. Facts given, FPQ Company Limited incurred rupees 10 lakhs purpose litigation to protect business. The expense is not for acquiring a new asset, not for expansion, not for new rights. It is incurred to defend and continue existing business. So, enduring benefit test है ये, no new enduring asset created, hence not capital. Nature of right, only protection of existing business, hence revenue. So judicial support इसको मिला, covered by Dalmia Jain case, Empire Jute principle. So rupees 10 lakh litigation expense incurred by FPQ the company limited is revenue expenditure because it is incurred for protecting existing business. No new asset or advantage of capital nature is created, supported by settled Supreme Court precedents. So, in the last, expenditure incurred for the preservation and protection of an existing business is revenue in nature, even if it results in some incidental advantage. समझ में आया कि ये सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन था आपका, 6 नंबर के अंदर आया हुआ है. ये सिचुएशन दी हुई थी आपको कि कोई कंपनी है, उसने ये एक्सपेंसेस इंकर्ड किया है लिटिगेशन पे टू प्रोटेक्ट इट बिजनेस. आप बताओ केस लॉस की सहायता से क्या इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि इसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो.
आपकी 10:30 किसकी क्लास होती है? निशा मैम की। किस सब AIB की? नहीं, मेडिसिन की। 3 दिन रहती है? है, मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे से वेनेसडे। 3 दिन रहती है, बाकी 3 दिन फ्री होती है। अच्छा। और 9:30? 9:15 to 10:15 AIB की क्लास रहती है। तो चलो मैं बात करता हूँ, क्योंकि शायद मैं आपका टाइम चेंज करूँ एक हफ्ते के लिए ना, कि मैम से बात करता हूँ, नहीं तो ओके सर। थर्सडे को 10:30 ले लूँगा क्लास। देखता हूँ, चलो मैसेज कर दूंगा आपको यदि कुछ होता है तो, नहीं तो सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Determine the tax liability of income of Japan-based company Jijitsu Limited। तो एक जापान बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है जिजित्सु लिमिटेड इन इंडिया, on entering following transaction during the financial year 2024-25. Rupees 5 lakhs received from an Indian domestic company for providing technical know-how in India. Rupees 4 lakhs from a non-resident for use of patent for a हेलो business in India. सर। हाँ, हेलो। ये क्वेश्चन कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पढ़ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि। लगाया ही नहीं हुआ है मंजित, दिखेगा कैसे? ठीक है, ओके। कहते हो तो इधर भी शो कर देता हूँ। हाँ सर, एक बार कर दीजिए ना प्लीज। फिर मुझे फिर से ये PPT चेंज करनी पड़ेगी, एक मिनट। उसका सर एक ही पेपर है 2025 का, उस पर नहीं दिख रहा है सर। दिखा? नहीं सर। नहीं सर। अब हाँ, दिखा दिखा सर। हाँ सर। तो आपको एक दोबारा से पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इनकम ऑफ जापान बेस्ड कंपनी जिजुसु लिमिटेड इन इंडिया on entering following transaction during the financial year 24-25. इनकम ये अर्न करी उसने, 5 लाख की इनकम उसने अर्न करी फ्रॉम एन इंडियन डोमेस्टिक कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ इन इंडिया। 4 लाख उसने फ्रॉम ए नॉन रेजिडेंट से लिए फॉर यूज ऑफ पेटेंट फॉर ए बिजनेस इन इंडिया। 8 लाख रुपए उसने फ्रॉम ए नॉन रेजिडेंट से लिए फॉर यूज ऑफ नो हाउ फॉर ए बिजनेस इन सिंगापुर। अब आपको बताना है इसकी इनकम को टैक्स कैलकुलेट करना है, कौन सी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होगा, कितना होगा 2024-25 के लिए, कौन बताएगा? सर 9 लाख, आई थिंक 9 लाख के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा। कोई और? हम्म
सर वो ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स हुआ ग्लोबल इनकम। तो जिजूसू लिमिटेड क्या है, एक नॉन रेजिडेंट कंपनी है, ठीक है। देयर फोर एज पर सेक्शन 52 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, a non-resident is taxable in India only on income received or deemed to be received in India, or income accruing or arising or deemed to accrue or arise in India. Relevant legal provisions, royalty, fees for technical services, ये तो इनकम्स इसने अर्न की हैं. These are deemed to accrue in India if paid by government or resident, except for business outside India, or non-resident if for business in India. समझे? किसने आंसर किया था इसका? सर इनकम अक्रूर अदर जब इंडिया होगा तो उसका टैक्स इंडिया ही होगा ना। अब देखो, जो 5 लाख रुपए थे फ्रॉम इंडियन कंपनी फॉर टेक्निकल नो हाउ इन इंडिया, तो ये इनकम क्या हो गई, जनरेट भी इनकम हुई यहाँ पे और मिली भी इसको यहाँ पे, टेक्निकल नो हाउ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो 5 लाख रुपए इसकी टैक्सेबल इनकम बन गई इंडिया के अंदर. टैक्सेबिलिटी पेड बाय इंडियन रेजिडेंट, सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन इंडिया. एज पर सेक्शन 917, इनकम इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया, फुली टैक्सेबल इन इंडिया. अब सेकंड, 4 लाख रुपए उसने नॉन रेजिडेंट से लिए बट यूज ऑफ पेटेंट इन इंडिया, तो रॉयल्टी पेड बाय नॉन रेजिडेंट, पेटेंट यूज्ड इन इंडिया, तो ये भी इसकी टैक्सेबल इन इंडिया हो जाएगी. रॉयल्टी इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया इफ यूज्ड इन इंडिया. बट थर्ड जो इनकम है उसकी लिए तो उसने नॉन रेजिडेंट से, बट फॉर यूज ऑफ नो हाउ इन सिंगापुर, तो ये यहां पर नहीं होगी. ठीक है. नेचर ऑफ इनकम, टेक्निकल नो हाउ, टैक्सेबिलिटी पेड बाय नॉन रेजिडेंट, सर्विसेज यूज्ड आउटसाइड इंडिया, सिंगापुर के अंदर. So if services are utilized outside India, then not deemed to accrue in India, therefore not taxable in India. तो 9 लाख रुपए जिसने भी पहले आंसर किया था, बिल्कुल सही आंसर था उनका. तो हमेशा कौन पे कर रहा है, वेयर इज द सर्विस और एसेट यूज्ड, ये चीजें आपको चेक करनी है. Thus, applying Section 5(2) and Section 9, only those incomes which are received in India or deemed to accrue in India are taxable. Therefore, Jujutsu Limited is liable to tax in India only on rupees 9 lakh. अब बताओ किसको समझ में नहीं आया है? जिसको नहीं आया है तो पूछो. सबको आ गया? हाँ जी कंचन जी. कंचन जी समझ में आया या नहीं आया? आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, तो इसलिए बोल रहा हूं जिसको नहीं आया पूछ लो कुछ.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। ABC Limited, a foreign company, has its head office at USA. The board of directors meetings were held in USA. However, the board of directors has delegated major powers to a committee in Mumbai, and the members of this committee are based in Mumbai. तो एबीसी लिमिटेड कोई फॉरेन कंपनी है, उसका हेड ऑफिस यूएसए के अंदर है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी कहाँ पर हेल्ड होती है, यूएसए के अंदर. बट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज डेलीगेटेड मेजर पावर्स टू ए कमिटी इन मुंबई. उसने मुंबई में अपनी पावर्स कुछ लोगों को दे रखी हैं, एंड द मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी आर बेस्ड इन मुंबई के, और वो मुंबई के रहने वाले हैं. अब आपसे पूछा है डिस्कस द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड. एबीसी लिमिटेड का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे होगा? यूएसए के अंदर होगा, मुंबई के अंदर होगा, कहाँ पे होगा? सेकंड आपसे पूछा है डिस्कस द गाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डेलीगेटिंग अथॉरिटीज टू कमिटी. तो ये दो क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं. अब देखते हैं इसको. प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अंडर सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, a company is said to be resident in India if it is an Indian company or its place of effective management in that year is in India. ठीक है. मीनिंग ऑफ पोइम मीन्स द प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस necessary for the conduct of business as a whole are in substance made. फैक्ट्स क्या है केस के? एबीसी लिमिटेड इज ए फॉरेन कंपनी. बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड यूएसए के अंदर. हाउ मेजर पास डेलीगेटेड टू ए कमिटी इन मुंबई. कमिटी मेंबर्स बेस्ड इन मुंबई, इंडिया. Determination of poem who actually takes key decisions. Though the board formally meets in USA, real powers are delegated to Mumbai committee. Second आपको देखना है substance over form principle. Law focuses on real control, not mere formal meetings. Even if boards meets in USA, if decisions are effectively taken in India, सो माना जाएगा प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी क्या है, इंडिया के अंदर माना जाएगा. तो पहला क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन क्या था आपसे? फिर थर्ड देखेंगे इसमें रोल ऑफ कमिटी. कमिटी हैज मेजर पावर्स, टेक्स की कमर्शियल डिसीजंस, ऑपरेट फ्रॉम मुंबई. देयरफॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट लाइज इन इंडिया. So, poem of place of effective management of ABC Limited is India. ABC Limited will be treated as resident in India, hence global income taxable in India. तो सीबीडीटी ने भी कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को देखने के लिए. सीबीडीटी इशूड्स डिटेल्ड गाइडलाइंस. वो कहते हैं कि सबसे पहले देखो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट. इफ कंपनी हैज एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इन इंडिया, पॉइंट प्लेस वेयर बोर्ड रेगुलरली मीट्स एंड मेक्स डिसीजन. तो प्लेस किसको माना जाएगा? जहाँ पर बोर्ड रेगुलरली मीट कर रहा है और डिसीजन ले रहा है. बट इफ बोर्ड डायरेक्शंस आर ओनली रबर स्टैम्प्ड, देन इग्नोर बोर्ड. की फैक्टर्स ऑफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट. Primary factors: location of board meetings,
place where key decisions are taken, location of senior management. Secondary factors: head office location, place of main business operations, accounting records location. Guiding factors when board delegates power: real authority versus delegated authority. If board retains control, point where board sits. Place of effective management: जहाँ पर बोर्ड बैठ रहा है उसी को ही place of effective management माना जाएगा. If committee exercises real power, then point where committee functions. Nature of delegation: routine, administrative delegation ignored, strategic decision making delegation important. Frequency and importance of decisions: where important decisions are made regularly तो वो पॉइंट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहलाएगा. रबर स्टैम्प टेस्ट: इफ बोर्ड ओनली अप्रूव डिसीजंस टेकन एल्सवेयर, इग्नोर बोर्ड लोकेशन. Substance over form: focus on actual control, not legal structure. Location of key management personnel: CEO, CFO, senior executives location matters. Case-based reasoning: even though no direct Supreme Court case on place of effective management, similar principles arise from control and management test, emphasis on real control rather than formal control. So final conclusion क्या है? Place of effective management of ABC Limited is in India because key decisions taken by Mumbai Committee, real management situated in India. गाइडिंग फैक्टर्स क्या है? एक्शन टेकिंग, एक्चुअल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, नेचर ऑफ डेलीगेशन, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, रबर स्टैम्प प्रिंसिपल, लोकेशन ऑफ की मैनेजमेंट. So, place of effective management is determined not by where the board meets, but where the real brain of the company functions. ये लाइन आप लिख सकते हो, बहुत अच्छी लाइन. समझ में आया सबको? सर हाँ. ये जो पोयम है इससे क्या मतलब, हम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये डिसाइड कर सकते हैं क्या? हाँ. ओके, तो अगर कोई कंपनी अपना मुंबई में है और उसको डेलीगेशन नहीं दिया है, पावर नहीं दिया है, लेकिन मुंबई में वो मतलब उनका इनकम हो रहा है, तो उसको उसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या या नहीं लगेगा, वो अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया रहेगा कंपनी? देखो, यदि कोई इनकम इंडिया के अंदर अक्रू हो रही है तो उन चीजों को देखना पड़ेगा कि उसका स्टेटस कौन सा बन रहा है, एनआरआई का बन रहा है, रेजिडेंट का बन रहा है, वो सब चीज चेक करके फिर डिसाइड होगा. अच्छा, इस पे कोई केस लॉ नहीं है ना सर? किस पे? इसी इसी पे, पोएम पे, नहीं POEM. ना. इस पे आगे आ सकता है एक आधा केस लो, उसको देखते हैं. ठीक है. सर ये बेसिकली फॉरेन कंपनीज के लिए है ना सर? क्या कर रहे हो? सर बेसिकली ये फॉरेन कंपनीज के लिए है ना? फॉरेन कंपनीज. और एक कंपनी मतलब? सर फॉरेन 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 कंपनी फॉरेन कंपनी फॉरेन फॉरेन कंपनीज के लिए है क्या सर ये? हाँ, कि कोई फॉरेन कंपनी थी बट उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो मुंबई से थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
whether the following acts can be considered as tax planning or tax management। नहीं, ये वाला तो हमने कर लिया था। सर हेलो। हाँ जी, हेलो सर, मुझे ये फिर से समझाइए ना, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस क्या है मतलब ये? चलो इसी को ही देखते हैं। Whether the following acts can be considered as tax planning or tax management or tax evasion or tax avoidance, specify with the reason। पहला है, मिस्टर राहुल डिपॉजिट ₹1 लाख इन पीपीएफ अकाउंट टू रिड्यूस हिज टोटल इनकम फ्रॉम ₹6 लाख टू, उसकी 6 लाख की साल की इनकम हुई, ₹1 लाख उसने पीपीएफ में जमा करा दिए, ताकि क्योंकि उसने 80C या डी का वहां पे एग्जाम्पशन ले लिया, ताकि उसको ₹1 लाख 5 लाख के ऊपर ही टैक्स लगे। आपसे पूछा है कि टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स इवेजन है, टैक्स अवॉइडेंस है या टैक्स प्लानिंग है। इसको देखते हैं। सबसे पहले टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है ये समझो आप, फिर जाके क्लियर होगा। टैक्स प्लानिंग उसको कहते हैं लीगल वे ढूंढना टू रिड्यूस टैक्स लाइबिलिटी डन विद इन प्रोविजंस ऑफ लॉ। लॉ के प्रोविजंस के बीच में ही आपने ऐसा वे ढूंढा है कि जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाए, उसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। टैक्स मैनेजमेंट, कंप्लायंस विद प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स, फाइलिंग रिटर्न्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, उसको बोलेंगे टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, पिछली क्लास में कुछ बच्चे इसी चीज को टैक्स मैनेजमेंट बोल रहे थे आंसर के अंदर। फिर टैक्स अवॉइडेंस, यूज ऑफ लूप होल्स टू रिड्यूस टैक्स, लीगली क्वेश्चनेबल, नॉट इलीगल बट डिस्करेज्ड। तो टैक्स अवॉइडेंस होती है कि आपने वहां पर लूप होल्स ढूंढे हैं टैक्स को रिड्यूस करने के लिए। यदि देखा जाए तो इलीगली क्वेश्चनेबल होते हैं, बट ये इलीगल भी नहीं होते हैं। बट ऐसी चीजें जब आप करते हो ये आपको डिस्करेज ही करेंगी, क्योंकि इसमें फंसने के चांस लूप होल्स में कल को दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे मेथड्स को बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। फिर टैक्स इवेजन तो सबको पता ही है, चोरी, इलीगल मेथड, कंसीलमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम। अब बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? टैक्स प्लानिंग। हम्म, टैक्स प्लानिंग सर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा टैक्स प्लानिंग। सेकंड था तो यही क्वेश्चन था हमारा, मिस्टर राहुल डिपॉजिट्स 1 लाख इन पीपीएफ टू रिड्यूस इनकम फ्रॉम ₹6 लाख टू ₹5 लाख। सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C का ले रहा है वो, पीपीएफ इज एलिजिबल, इन्वेस्टमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, स्पेसिफिकली अलाउड डिडक्शन। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं हमारी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, ये किसके अंदर आएगा? टैक्स प्लानिंग के अंदर आएगा, बिकॉज इट इज अ लीगल मेथड विद इन फ्रेमवर्क ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब बताओ समझ में आया या नहीं? जिसको नहीं, किसने पूछा था मेरे से अभी कि सर समझ नहीं आ रहा? मैंने पूछा था सर। मैंने कौन, मतलब हेमंत। मेरे पास आज एक ही हेमंत। हेमंत जी। ठीक है, अब समझ में आया हेमंत जी? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन कि टू रिड्यूस टैक्स पेबल गणेश अ रेजिडेंट इंडिविजुअल paid ₹55,000 as life insurance premium
on the policy of his minor son. अपने माइनर सन की पॉलिसी के ऊपर वो 55,000 पेड करता है। क्या करने के लिए? टैक्स को रिड्यूस करने के लिए। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अलाउड फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग माइनर। सो प्रीमियम पेड इज फुली परमिसिबल। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? सर आई थिंक सेम रहेगा आंसर। टैक्स प्लानिंग ही रहेगा। यस सर। तो प्रीमियम पेड is fully permissible, covered under deduction provisions. Conclusion: it is also a tax planning because legitimate tax saving through allowed deduction. थर्ड आपसे पूछा है, company claiming depreciation on the motor car which is being used by director for personal purposes. अब बताओ। टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन। और कोई? टैक्स अवॉइडेंस है। चलो देखते हैं। सो द प्रोविजन क्या है सेक्शन 32 का? डेप्रिसिएशन अलाउड ओनली फॉर बिजनेस पर्पसेस, कार इज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पसेस ऑफ डायरेक्टर, नॉट होली फॉर बिजनेस, क्लेमिंग डेप्रिसिएशन फॉल्स क्लेम, सो इट इज ए टैक्स इवेजन बिकॉज मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, क्लेमिंग डिडक्शन नॉट अलाउड बाय लॉ। अब बताओ समझ में आया या नहीं? ये क्वेश्चन आ सकता है। सो टैक्स प्लानिंग इज एनकरेज्ड एंड लॉफुल, टैक्स इवेजन इज इलीगल एंड पनिशेबल, द डिस्टिंक्शन लाइज इन इंटेंट प्लस लीगैलिटी ऑफ एक्शन। सो व्हाइल टैक्स प्लानिंग इज ए लेजिटिमेट एक्सरसाइज विद इन द लॉ, टैक्स इवेजन इन्वॉल्व्स डेलिबरेट वायलेशन ऑफ लीगल प्रोविजंस। सबको समझ में आया ये? किसी को सर कोई मैं डाउट है पूछूं आज क्या? के क्वेश्चंस के अंदर तो पूछ सकते हो। सर टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन में डिफरेंस बताइए ना जरा। देखो सिमिलर ही थोड़े टैक्स से लग रहे हैं, तो अवॉइडेंस थोड़ा क्या कुछ। है कि आप कानून की नजरों में, ठीक है, आप लूप होल ढूंढ रहे हो। लूप होल का मतलब होता है तरीका ढूंढना कुछ ऐसा जो जहां पर कानून या तो साइलेंट है या कुछ ऐसी चीज ढूंढ लें कि देखने में तो लगे लीगल है बट वो इलीगल तरीका हो, उसको बोलते हैं कि लूप होल ढूंढ के टैक्स बचाना, मतलब टैक्स अवॉइडेंस के अंदर आएगा। एंड टैक्स इवेजन क्या है? ऐसा काम जो कि इलीगल है फिर भी आपने किया। जैसा कि हमारा एग्जांपल था, कार उसने पर्सनल पर्पस के लिए ली पर उसको बिजनेस में दिखा रहा है, तो वो क्या हुआ? उसने टैक्स की चोरी की। ठीक है? हाँ यस सर। और किसी को कोई डाउट? हेलो हाँ जी। सर, अगर पर्सनल की जगह अगर ऑफिशियल पर्पज रहता तो क्या आता? फिर तो टैक्स प्लानिंग में आता। टैक्स प्लानिंग में आता क्या? ओके। हाँ। टैक्स अवॉइडेंस में नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, ओके सर। और किसी को कोई डाउट?
नहीं है किसी को कोई डाउट? वैशाली जी दोबारा हाथ खड़ा किए क्या आपने? नहीं सर, वो हाथ नीचे करने के लिए भूल गई। चलो फिर आज की क्लास एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे, ठीक है? यदि टाइम चेंज हुआ तो मैसेज आ जाएगा आपके पास टाइम चेंज का, नहीं तो सेम टाइम रहेगा। यदि क्लास कैंसिल भी हुई तो उसका भी मैसेज आ जाएगा। चलो गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक गुड यू। नाइट। नेट सर। ओके जी, गुड नाइट।